हम लोग ह्यूमन जेनेटिक्स स्टार्ट कर दिए थे और याद करो उसमें हम बहुत सारी बातें कर भी लिए थे। इवन ह्यूमन जेनेटिक्स में हमने कहा था कि ह्यूमन जेनेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले ये बताया था कि एम क्या है ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ने का। हमने कहा था कि हम चाहते हैं ह्यूमन रेसेस यानी कि ह्यूमन की जो ब्रीड है ये और इम्प्रूव हो, इसकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें और इम्प्रूवमेंट आए, इसके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को दूर करने के लिए, जैसे कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, स्पेसिफिकली पता लगेगा तब तो ट्रीटमेंट करेंगे। तो इन सब चीजों के पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स का स्टडी करते हैं। ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक्स एक ब्रांच है, जेनेटिक्स की छोटी सी ब्रांच है। फिर यहीं पे हमने बताया था कि यहाँ पे 3 वर्ड आया था, याद करो, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स और यूफेनिक्स। और यूजेनिक्स है जेनेटिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन जेनेटिक्स का स्टडी, मतलब जेनेटिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन के बारे में जेनेटिकल चीजों का पता लगाना, यह है यूजेनिक्स। जबकि यूथेनिक्स क्या था, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को इम्प्रूव करके, इन्वायरमेंटल वो चीजों को इम्प्रूव करके जो जीन के रेगुलेशन के लिए जरूरी है उनको इम्प्रूव करके ह्यूमन के जो ब्रीड है उसको इम्प्रूव कराना। जबकि यूजेनिक्स में क्या हुआ कि जेनेटिकल स्टडी का प्रिंसिपल लगा के स्टडी करके ह्यूमन का इंप्रूवमेंट कराना। और एक था यूफेनिक्स, मैंने कहा था इसमें क्या होता है कि जीन ट्रांसफर वगैरह आपको मैंने सिखाया था, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं सब, ये सब कर करके ह्यूमन के ब्रीड को इम्प्रूव कराना। ये 3 वर्ड है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजेनिक्स। तो यूजेनिक्स क्या है, जेनेटिकल स्टडी के अकॉर्डिंग ह्यूमन के रेसेस को, ह्यूमन के ब्रीड को इम्प्रूव कराना, ये है यूजेनिक्स। और हमने ये भी सिखाई दिया है कि इसके फादर माने जाते हैं ए गैरॉड, उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है यूजेनिक्स में, इसीलिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया था कि हम लोग डायरेक्ट जेनेटिकल स्टडी नहीं कर सकते ह्यूमन के अंदर, और कुछ कारण बताए थे, याद हो तो बताए थे कुछ कारण है नहीं कर सकते डायरेक्ट। क्यों नहीं कर सकते, पहला, ह्यूमन का जनरेशन टाइम ही लंबा है। एटलीस्ट ह्यूमन 18 से 20 साल का होगा तभी जाके नेक्स्ट जनरेशन आएगा। तो 18 से 20 साल वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट जनरेशन आने के लिए। लाइफ स्पान इतना लंबा है, 70-80 साल आदमी जी जाता है। फिर भी एक ह्यूमन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए जेनेटिकली, 80 साल वेट करना पड़ेगा तब पता चलेगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा तो। उसको बोलिए लाइफ स्पान। लाइफ स्पान लाइफ साइकिल में अंतर है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लाइफ स्पान लाइफ साइकिल में अंतर है। लाइफ स्पान होता है एक इंडिविजुअल जो बर्थ किया जब तक डेथ करेगा तब तक लाइफ स्पान। लाइफ साइकिल एक इंडिविजुअल पैदा हुआ जब तक वो अगला इंडिविजुअल पैदा नहीं कर सकता, कर देगा तब तक लाइफ साइकिल उसका कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें अंतर है, आगे भी बताएंगे बात, ठीक है। तो अब यहाँ इसके ह्यूमन के केस में लाइफ स्पान भी ज्यादा, लाइफ साइकिल भी ज्यादा, मतलब जनरेशन टाइम भी ज्यादा है। तो ये सब चक्कर पड़ जाता है। दूसरा, आप यहाँ पे जैसे पी प्लांट में टॉल को टॉल से, डॉट्स को डॉट से, टॉल को डॉट से, मतलब कि आप वहां अपने अकॉर्डिंग क्रॉस करा लेते थे, कंट्रोल्ड क्रॉस कहते हैं उसको। वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि आप उसको बोलोगे कि आप इसी से शादी करो क्योंकि हम आप दोनों के बीच का जो जेनेटिकल क्रॉस होगा उसका स्टडी करना चाहते हैं। आप ये पाबंदी नहीं लगा सकते। इसके अलावा और क्या, यहाँ पर एक समय पर बहुत कम इंडिविजुअल आता है, जनरली एक समय पे एक ही इंडिविजुअल आता है। यहाँ पर बहुत सारे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, सॉरी सॉरी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। ये सारी बातें थी। दूसरा, ह्यूमन को आप लैब में नहीं ले जा सकते स्टडी करने के लिए। बहुत सारी बातें ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट बोर्ड में तो खूब पूछा जाता है और पीएमटी में भी पूछा जाता है। ये सब कारण है जिसकी वजह से आप ह्यूमन के अंदर डायरेक्ट स्टडी नहीं कर सकते हैं। फिर हमने कहा था तो क्या स्टडी करें ही नहीं, करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड है हमारे पास कुछ। उसी इनडायरेक्ट मेथड में हमने पहला नाम लिया था, क्या हुआ भाई, हाँ, उसी इनडायरेक्ट मेथड में हमने पहला नाम लिया था पेडिग्री एनालिसिस। आज पढ़ेंगे इसको। इनडायरेक्ट मेथड, आप ह्यूमन को डायरेक्टली ला नहीं रहे, बताएंगे कैसे करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। दूसरा हमने कहा था पॉपुलेशन स्टडी। आप पॉपुलेशन की स्टडी कर लीजिए, ह्यूमन पॉपुलेशन की, उससे भी कई सारी बातें आपको पता लग जाएगी। ये भी देखेंगे हम अभी नेक्स्ट क्लास में। तीसरा हमने कहा था कैरियोटाइपिंग। आप तो कैरियोटाइपिंग का मतलब तुम समझ भी चुके होगे। अरे क्रोमोजोम से रिलेटेड कोई भी ऐसा, मान लो हमने क्या कहा था, याद करो, हमने कैरियोटाइप दिखाया था डाउन सिंड्रोम का। कहाँ चला गया लड़का, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? किधर चला गया जेरान? क्या हो गया इसको?
इरहान डिस्कनेक्ट हो गया, लाइट चला गया होगा, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। कहाँ गया जी इरहान? वहां क्या करते रहते हो तुम? अरे माइक ऑन करके बोलो यार, तुमको पता नहीं है माइक तुम्हारा ऑफ है तब से बोले जा रहा है, बेवकूफ। कहाँ चले जाते हो क्लास करते करते? अब देखो उसका साउंड ही नहीं आ रहा है। अरे क्या कर रहे हो यार, तुम्हारा साउंड वाउंड तो आ नहीं रहा है। अब देखो कैमरा भी बंद कर दिया, साउंड भी बंद कर लिया, अब बोलेगा क्या है? डिस्कनेक्ट हो गया इसका जो है ना, ये नेटवर्क सही करके बैठता है नहीं क्लास करने, गेम खेलने के लिए इसके पास रहेगा ये। अब ठीक है सर। क्या कर रहे थे तुम? सर वहां पे आपका आवाज घर घर आ रहा था, तो यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा था, तो रिफ्रेश कर रहा था मैं। यही करो तुम। ह्यूमन जेनेटिक्स का इनडायरेक्ट मेथड पेडिग्री एनालिसिस है, पॉपुलेशन स्टडी है, यस सर। कैरियोटाइपिंग है। कैरियोटाइपिंग में हमने कहा था कि कुछ भी क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई भी एक्सटर्नली कोई भी चीज स्टडी कर लो, क्रोमोसोम का नंबर काउंट कर लो, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लो, क्रोमोसोम का शेप पता कर लो, एबनॉर्मल हो तो पता चल जाए कि शायद कुछ डिसऑर्डर हो, आर्म रेशियो पता कर लो, उससे भी बहुत कुछ आजकल पता करने लग गए हैं। ये सब बातें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के पोजीशन के बेसिस पे आर्म रेशियो पता करोगे। अब जैसे याद करो नंबर से रिलेटेड मैं बताया था, डाउन सिंड्रोम का तुमको दिखाई भी थे सेल के दौरान कि 21 नंबर वाला जो क्रोमोसोम था इन जनरल डिप्लॉयड सेल में 2 को सेट होना चाहिए था 21 वाला, लेकिन उसमें 3 गो था। तो अब ये नॉर्मल तो काउंट नहीं है, ये एबनॉर्मल है। इससे पता तो लगेगा यार कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक नाम दे देंगे उस गड़बड़ी का, और फिर उस पर्सन के अंदर जो जो भी सिम्टम्स आएगा बोल देंगे ये पर्टिकुलर गड़बड़ी जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से आती है और ये सिम्टम्स होता है। ठीक है, तो ये कैरियोटाइपिंग से रिलेटेड। इसके अलावा हमने कहा था कि कुछ केमिकल बायोकेमिकल स्टडीज भी होता है, आपके लेवल पे खड़े किसी काम का नहीं है, हायर स्टडी में आप पढ़ोगे बायोकेमिकली भी हम पता लगाते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर बहुत चीजें। ठीक है, ये हमने कहा था। ट्विंस का स्टडी भी करते हैं, वहां से भी कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में पता चलता है, जेनेटिक्स के बारे में पता चलता है ह्यूमन के किसी भी पर्टिकुलर फैमिली के अंदर। ये सब इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड नहीं है, सब इनडायरेक्ट मेथड है जिससे आप पता लगा सकते हो किसी भी फैमिली के अंदर कि भाई क्या है, क्या चल रहा है आपके अंदर। ठीक है, तो अब आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पेडिग्री एनालिसिस। ये पुरानी जो हमने पढ़ा था उसी को हमने बस रिकॉल किया है जस्ट। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पेडिग्री एनालिसिस। पहला इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस एक सिंपल कहानी के थ्रू बताते हैं। ठीक है, एक सिंपल कहानी के थ्रू बताते हैं। अब ना समझते चलना पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। मतलब कि देखो न्यूमेरिकल तो आएंगे तो वो आएंगे ही अच्छे वाले, वो तो आपसे बनने ही बनने हैं। अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल बनना ही बनना है, कन्फर्म है। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लोगे न्यूमेरिकल आप छोड़ के नहीं आओगे, कन्फर्म है, गलत नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन हाँ क्या होता है पहले बेस तैयार करने दो, आज न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे, आज बस बेस तैयार करेंगे पेडिग्री का, और कल दमादम दमादम न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो क्या होता है पेडिग्री, पहली बात पेडिग्री का मतलब होता है ट्री अरेंजमेंट, ट्री लाइक अरेंजमेंट, ट्री लाइक अरेंजमेंट। अब ये ट्री से क्या लेना देना है यार, एक्चुअली ये फैमिली को पेडिग्री को बोलते हैं फैमिली ट्री। अब भाई यार क्या पेड़ और परिवार, ये क्या पेड़ और परिवार, परिवार का पेड़ मैं कह रहा हूँ। एक कोई इंडिविजुअल था, एक कोई मतलब कि कपल थे बहुत पुराने, मतलब कि सबसे पुराने जो मतलब कि सबसे बड़े वाले कपल, मतलब कि सबसे एज में बड़े। ठीक है, तो मान लो कि कोई कपल थे, ये रहा एक पर्सन,
ये दूसरा पर्सन, ठीक है, ये कपल है, ठीक है, ये दोनों मेल फीमेल मैं अभी बताऊंगा, सिंबल भी बताऊंगा, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलके क्या किया है, कई सारे बच्चे पैदा किए हैं। मान लो कि इन दोनों ने मिलके 4 बच्चे पैदा किए, सपोज दैट 4 बच्चे पैदा किए। उस 4 में से मान लो कि 2 लड़की है, 2 लड़का है। अब फिर ये भी किसी और से शादी करेगा, ये भी किसी और से शादी करेगा, ये भी किसी और से शादी करेगी, ये भी किसी और, फिर ऐसे ब्रांच बढ़ते जाएगा, ऐसे, समझ रहे हो। तो आपको नहीं लगता कि ये रूट है, आपको नहीं लगता कि उस परिवार का ये रूट है, बेस है, बेस यहीं से, ये परिवार यहीं से, क्या बोलते हैं, हमारा खानदान ही पता करो, हम कितने पुराने हैं, हम कहाँ के हैं, अब पता करते रहो जहां तक पता चल जाए। ऐसा थोड़ी कि ये धरती पर टपका होगा, इसका भी कोई माँ बाप होगा। तो आप कहीं से भी स्टार्टिंग हो जाओ और उसके एंड तक पढ़ते चले जाओ, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि अरे भाई कोई एक पर्टिकुलर कपल था, उसकी वजह से देखो आज उसके उसकी उस दोनों की वजह से कितने सारे इंडिविजुअल इस दुनिया में आए और चले गए। तो नहीं लग रहा है कि एक ट्री लाइक अरेंजमेंट दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना, देखो अब किसी से ज्यादा टहनी निकला हो, कोई 10 बच्चे पैदा कर दिया हो, कोई उसका एक परपोता हो सकता है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट देखो, अब बोलो, अब ये ट्री जैसा दिख रहा है ना, यस और नो, अब ये ट्री जैसा दिख रहा है ना। और इसमें ट्री का, इसमें जो ब्रांचेज है, ब्रांचेज का हर एक एंड जो है वो कोई ना कोई इंडिविजुअल है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, फिर वो भी आगे ब्रांच बढ़ाएगा, वो फिर आगे ब्रांच बढ़ाएगा। लो, तो ये तो ट्री लाइक अरेंजमेंट दिख रहा है, इसी को बोलते हैं पेडिग्री, फैमिली ट्री इसी को कहते हैं। कैसे बनता है ये, आप बताते हैं बनता कैसे। आपको अगर किसी फैमिली का पेडिग्री बनाना है, एनालिसिस तो क्या होता है, इसी का आप स्टडी करोगे तो एनालिसिस। आपको किसी फैमिली का पेडिग्री बनाना है तो आप क्या करो, एक डायरी ले लो, एक पेन ले लो, ठीक है, एक डायरी और एक पेन ले लो और चले जाओ किसी फैमिली के अंदर। मैंने कहा जाओ भाई उस फैमिली का पेडिग्री बना के लाओ, हमको उसके फैमिली का जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में पता लगाना है, ठीक है। तो हमने कहा कि जाओ भाई उस फैमिली का पेडिग्री बना के लाओ। हमने तुमको कहा तुम बस इतना करना, जाना वहां, उस घर में जो सबसे बुजुर्ग लोग होंगे उनको पकड़ना, वो एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। जो सबसे बुजुर्ग जिंदा होंगे उस घर में, हो सकता है किसी किसी के घर में परदादा तक जिंदा होते हैं, हमने भी अपने परनानी को देखा है हमने, ठीक है, तो आपने भी देखा हो सकता है, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पुराने लोगों को पकड़ो उस घर में। जैसे अभी मेरे घर में मेरी नानी सबसे पुरानी है, बाकी सब नहीं है, सब निकल गए, दादा दादी नाना ये तीनों नहीं है, केवल नानी बची है। तो अब केवल नानी से तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब आपको मैंने कहा जाओ मेरे ही फैमिली का पेडिग्री बना के ले आओ, तो आप मेरे दादी के पास चले गए, मैं मेरे नानी के पास चले गए। अगर मेरे नाना जिंदा रहते तो आप वहां भी जाते, मेरे दादा दादी जिंदा रहते तो आप वहां भी जाते। तो सपोज करो, सपोज दैट कि किसी भी परिवार में आप गए और उसको वो चारों लोग जिंदा है, नाना नानी दादा दादी, या कोई एक मिनट में सबसे बुजुर्ग लोग जिंदा, आप गए वहां, बोले हाँ नानी जी क्या हाल चाल है, नानी बोले एकदम चंगे मस्त, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको इतने दिन, आपकी कितनी उम्र हो रही है, नानी बोलेगी मेरी अभी 92 ईयर्स हो रही है, 92 ईयर्स, रिकॉर्ड तोड़ रही है वो। तो वो बोलेगी मेरी 92 ईयर्स हो रही है, तो आप बोलोगे आपको 92 ईयर्स में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। तो आपको ये नहीं बोलेगी कि एक समय था जो मुझे 1 रुपए के लिए तरसना पड़ता था और आज मुझे बैठे बैठे खाना खाने मिलता है, ये प्रॉब्लम नहीं सुनाएगी। आप उसको बोलना आपको शरीर से रिलेटेड कोई समस्या हो तो बताओ, आपने 92 साल निकाल दिया इस पूरी लाइफ में, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। बोले कि नहीं यार कुछ नहीं, मुझे सर्दी खांसी बुखार से ज्यादा कुछ हुआ नहीं आज तक। यानी कि नानी मस्त है, नानी को किसी प्रकार का कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है। अगर नानी ने ऐसा बोल दिया कि नहीं मुझे सर्दी खांसी बुखार के अलावा एक बार एक्सीडेंट हो गया था, बस मतलब कि इससे ये पता चल रहा है किसी प्रकार का कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर नानी में नहीं है, क्योंकि नानी बोल रही सर्दी खांसी बुखार के अलावा कुछ उनको हुआ ही नहीं आज तक। 92 ईयर एज निकल गया, अगर कुछ होना होता तो अब तक हो गया होता यार, 92 ईयर एज निकाल दिया, वो तो कुछ नहीं हो रहा, नानी ऐसा खुद एक्सेप्ट कर रही है ना। तो आप क्या करोगे, उस डायरी में सबसे पहले पेज पर लिखोगे फर्स्ट जनरेशन, ऐसे। देखो ये फर्स्ट जनरेशन नहीं है, आप स्टडी वहां से स्टार्ट की हो, नानी के भी पापा मम्मी थे, आप स्टडी वहां से स्टार्ट किया यार, आपने स्टडी वहां से स्टार्ट किया ना, तो आपने जिम किया फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में मेल फीमेल दोनों आपको लेना था, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि फीमेल से आपने मुलाकात की, नानी से, नानी में टिक लगा दिया, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब एक एक पेज आप एक एक जनरेशन के लिए बनाओगे डायरी में। और जरा नाना जी जिंदा तो है नहीं,
तो आप बोलोगे कि आपके हस्बैंड यानी कि नाना जी कितने एज में डेथ कर गए, तो बताया कि वो कुछ नहीं है, अभी 3-4 साल पहले तो डेथ किए हैं। तो नाना जी का एज क्या हुआ, तो बोले कि नाना जी 85 में डेथ कर गए, 85 साल के उम्र में डेथ कर गए। तो आप अब एज तो यहाँ इंपॉर्टेंट है नहीं, हमें तो ये पता कर रहा है ना कि उसको कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ। तो आप बोलोगे कि आप उनसे शादी किस उम्र में किए थे, तो बोले कि हम लोग का शादी तो काफी पहले हो गई थी। बोलेंगे कि हम लोग की शादी जब मेरी उम्र हो रही थी 15 साल, तो शादी करवा दिया गया था, उनकी उम्र तब 18 साल हो रही थी, ये बोलेंगी वो। तो यानी कि वो नाना जी के साथ काफी समय बिताई है, काफी समय, बहुत समय बिताई नाना जी के साथ। तो ये मान अब आप उनसे पूछोगे कि नाना जी को जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम आई, तो वो बोले कि यार नाना जी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, लेकिन उसको एक चीज देखे थे। तो क्या, तो नाना जी को ये देखे थे, मतलब कोई एक सिम्टम्स बताएगी, वो डिसऑर्डर का नाम तो नहीं पता है उसको, कोई भी एक एक्स सिम्टम्स बताएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस एक्स सिम्टम्स को नोट कर लोगे। सर्दी खांसी बुखार नोट मत कर लेना बेवकूफ, आप बायोलॉजी के आदमी हो, आपको जेनेटिकल सिम्टम्स पता होना चाहिए। अभी पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा, जेनेटिकल डिसऑर्डर पाएंगे ना लास्ट में, तो उससे मिलता जुलता अगर कोई सिम्टम्स बता दी नानी, तो आप क्या करोगे, उसको नोट कर लोगे कि हाँ भाई इस टाइप का, ठीक है, आप उसको नोट कर लोगे। तो फिर आप बोलोगे चलिए आप दोनों अपने बारे में बता दिया, फिर आप नानी को बोलोगे नानी जी आप अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ बता सकते हो, तो शायद अगर उनको याद हो कुछ तो बता दे। बोला अच्छा चलो ठीक है, उतना कुछ भी याद नहीं, इतना बता दो आपके मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम भी था। तो बोले कि हाँ मेरी मम्मी को एक प्रॉब्लम था, कट लग जाता था ना कहीं पे भी, ब्लीडिंग जल्दी से रुकता नहीं था। तो अब आप क्या करोगे, उससे भी पीछे वाले जनरेशन में चले गए, तो अब आप इसको सेकंड, क्योंकि नानी इन्फॉर्मेशन देने लग गई ना, अब तो नानी को याद है, तो आप इसको सेकंड मान लोगे, इसको फर्स्ट मान लोगे। अगर नानी अपने नानी के बारे में कुछ बताने लग जाए, तो देखो कितना, मतलब बोले ना सबसे बुरे लोगों को पकड़ना परिवार में, वो मतलब पूरा पीछे का भी बताएगी आगे का भी बताएगी। अभी अभी आगे का भी बताएगी, रुक जाओ। तो अगर पीछे का कुछ ऐसा बताई, वाई सिम्टम्स मान लो, वाई सिम्टम्स, वो क्या बताई, मेरी मम्मी में एक प्रॉब्लम था, मेरे पापा तो मस्त चंगे आदमी थे, हंसते खेलते मरे हो। तो मेरी मम्मी अगर में प्रॉब्लम था एक्स सिम्टम्स, वाई सिम्टम्स, क्या था भाई, तो कट लगता था तो जल्दी वो मतलब कि रुकता नहीं था ब्लीडिंग। कोई भी आपको पता होना चाहिए कि वो जेनेटिकल सिम्टम्स है। अब ऐसा नहीं कि मम्मी को हमेशा घुटने में दर्द होता था, ये कोई जेनेटिकल सिम्टम्स है नहीं। मम्मी को हमेशा पेट में दर्द होता था, ये कोई जेनेटिकल सिम्टम्स नहीं है। जेनेटिकल सिम्टम्स अगर बता दी तो आप क्या करोगे, डायरी पे नोट करो। अब बोलोगे आप, चलिए आप दोनों के कितने बच्चे हैं, तो बोलेगी कि हम दोनों को तो भाई 4 बच्चे हुए। तो बोलेगी वो चारों कहाँ है, बोलेगी एक तो बेचारा 2 साल की उम्र में ही डेथ कर गया, लो तो बच्चे 3। बोलेंगे उन 3 में कौन है, बोलेगी 2 लड़की है, बोलेगी 2 लड़की है, 1 लड़का है। तो अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, अब बोलेगे कि लड़का जो है शादी किया है और उसके 2 बच्चे हैं, यानी कि उसका लड़का, यानी कि उसका वो क्या हो गया, पोता हो गया, ठीक है, ये बेटा उसका फिर पोता वगैरह। बोले वो दोनों लड़की, तो फिर बोलेंगे कि एक लड़की का शादी हो गया, एक लड़की का शादी नहीं हुआ, ऐसा कुछ बताएंगे ना यार। तो अब जिसका शादी हो गया तो आगे बढ़ोगे, तो उसके बच्चे, हाँ उसके बच्चे हैं, तो उसके बच्चे में कोई दिक्कत, पहले बोले आपके बेटे बेटी में कोई दिक्कत नहीं, मेरे बेटे बेटी में कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलेंगे हाँ मेरे एक नाती में दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है, तो बताएगी ये। मतलब समझ रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, उस फैमिली में जाके उस फैमिली से बातचीत करके आप क्या कर रहे हो, सिम्टम्स नोट कर रहे हो, उसके फैमिली का हिस्ट्री पता कर रहे हो। पता कर लिए, डायरी में नोट कर लिए। अब आप क्या करोगे, आके बनाओगे पेडिग्री। अब भाई पेडिग्री कैसे बनती है, ये तो आप तो अभी इन्फॉर्मेशन लाए हो, अब ये पेडिग्री कैसे बनेगा, तो पेडिग्री बनाना मैं अभी आपको सिखाऊंगा। लेकिन पेडिग्री बनाने से पहले आपको देखो, पेडिग्री में आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन सारे सिम्टम्स को आप सीक्वेंस में लिखते जाओ, एक ट्री लाइक अरेंजमेंट आपको दिख जाएगा, नहीं। पेडिग्री में हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ सिंबल हम जेनेटिक्स वाले लोगों ने कुछ सिंबल बना लिए हैं कि ये पर्टिकुलर सिंबल इन बातों को रिप्रेजेंट करेगा। अब भाई इतना बड़ा सिम्टम, इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते ना कि उनकी चौथी नंबर की लड़की डेथ कर गई, ये लिखना पूरा लाइन थोड़ी ना। लेकिन इस ये बार पता भी चले, एक चार्ट देख के पता चल जाए कि उस खानदान में चौथे जनरेशन की जो तीसरी लड़की थी वो डेथ कर गई है, ये पता चलना चाहिए देख के। अब लेकिन भैया तुम 4-5 पेज में इन्फॉर्मेशन लिख के लाए हो, 4-5 पेज का क्या चार्ट बनाओगे, नहीं ना।
चार्ट तो आपका एक पेज पे बन जाना चाहिए, उसी को बोलोगे आप पेडिग्री चार्ट, तो वो कैसे होगा? तो बोल तो रहा हूं मैं, आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करो। और मैं बता दूं बच्चों, ये सिंबल डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार तो देखो पेडिग्री से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो सिंबल वाले, ये आजकल ट्रेंड में आ गया है, आजकल सिंबल ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एंड एकदम इजी क्वेश्चन होता है, लॉलीपॉप क्वेश्चन, आपको याद है तो आप टिक मार के आ जाओगे, नहीं याद है तो गलत करोगे। एनसीईआरटी में कुछ सिंबल दिए हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ सिंबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मैं सारे सिंबल पहले बताऊंगा आपको, वो सिंबल कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा, देखो आप पेडिग्री बना रहे हैं उस खानदान की, जिस खानदान से अभी आपको बातचीत करवाए थे। तो पहले सिंबल, सिंबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंबल नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। सिंबल आ जाएगा, सिंबल आ गया तो समझो आप हाफ पेडिग्री पढ़ लिए। फिर तो कल आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है? तो हम पहले सिंबल देखते हैं, ठीक है? सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिंबल, पहला नंबर, पहला दूसरा हम जोड़े में बताते चलेंगे, ठीक है? देखो हम लोगों ने ऐसा मान लिया है कि अगर लड़की है, फैमिली में अगर कोई इंडिविजुअल लड़की है तो उसको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे, और अगर लड़का है तो उसको आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करोगे। ये रेक्टेंगल है ना, और ये सर्कल है ना, ये रेक्टेंगल ही है ना। रेक्टेंगल क्या होता है? ऐसा, ऐसा, दो तरफ से ज्यादा लंबा होता है सर। कैसा होता है? अपोजिट साइड उसका एक लंबा होता है और दूसरा वाला अपोजिट साइड छोटा होता है सर। अच्छा छोड़ो यार, ये स्क्वायर है ना, बस कह रहा खत्म, स्क्वायर है ना, हाँ स्क्वायर। छोड़ो ना यार, यस सर। ठीक है? तो ये इस हम लोग ऐसा मान चुके हैं कि ये क्या है, नॉर्मल फीमेल है। नॉर्मल फीमेल मतलब जिसको किसी प्रकार का आज तक कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं, नॉर्मल फीमेल है ये। और ये नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल मेल है। ये पता होना चाहिए। मतलब केवल सर्कल को अंदर से घेरना नहीं है, सर्कल बना देना है, और स्क्वायर को भी घेरना नहीं है, मतलब अंदर से फिल नहीं करना है, ऐसे डब्बा बना के छोड़ देना है। तो नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल मतलब ना तो उसके जीनोटाइप में किसी प्रकार का गड़बड़ी, ना ही फिनोटाइप, एकदम नॉर्मल। अब आप ये भूल जाओगे तो कैसे याद रखोगे? अरे यार याद रखना आसान है यार। एग कौन देती है? एग, मेल या फीमेल? एग, अंडा, अंडा मेंसेस में कौन देती है? एग, फीमेल। तो अंडा से किसको यस सर। दिखाओगे? फीमेल को। हो गया, याद हो गया। कह रहे अगर फीमेल को दिखा दिए सर्कल से तो मेल को किससे दिखाएंगे? इससे क्या? अरे यार बता तो रहे यार, सर्कल से नहीं, इससे नहीं दिखाएंगे, स्क्वायर से दिखाएंगे, ठीक है? तो दो रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। कई बार आपको क्या होगा, इस टाइप से देखने को मिलेगा, इस टाइप से। मतलब आप इस बार देखो क्या हो गया भाई, इस बार क्या हो गया, ये भर गया है। अच्छा दो और रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं मैं, देखना, गौर से देखना। गौर से देखना, अब देखो यार, ये तो नॉर्मल था, अब यहाँ पे क्या हो गया? पहली बात, एक बात मैं बताना भूल गया, उसको पहले बता देता हूँ, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज हो गए। हम लोग जो जेनेटिकल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं ना, हम लोग जो जेनेटिकल डिसऑर्डर का ही ना पता लगाएंगे यार पेडिग्री एनालिसिस में। तो ये जेनेटिकल डिसऑर्डर भाई दो प्रकार का होता है, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है? मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये सब बातें आपको जेनेटिकल डिसऑर्डर में भी मैं बताऊंगा, अभी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जेनेटिकल डिसऑर्डर मेंडेलियन होता है, एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है? जीन रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब ये डिसऑर्डर जीन इफेक्टिव, यहाँ पे जीन इफेक्टेड हो जाएगा, जीन में म्यूटेशन हो गया, रिसेसिव फॉर्म आ गया, फलाना ढिकाना जो भी है। तो हम लोग जो पेडिग्री पढ़ते हैं वो मेंडेलियन डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इससे पता नहीं। क्रोमोसोमल के लिए आप कैरियोटाइपिंग करो ना, बता दो, कैरियोटाइपिंग करो, उसके लिए आप कैरियोटाइपिंग से आपको पता चल जाएगा उसमें, जो भी आपको हम आगे बताएंगे कैरियोटाइपिंग से पता चल जाएगा उसमें।
हम लोग पेडिग्री किसके पढ़ रहे हैं? मेंडेलियन के लिए। अब ये मेंडेलियन डिसऑर्डर भी यार दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोसोमल और एक होता है सेक्स लिंक्ड। एक होता है ऑटोसोमल और एक होता है सेक्स लिंक्ड। अब भाई फिर सेक्स लिंक्ड में भी दो प्रकार का, अगर वो जीन एक्स क्रोमोसोम पर रिलेटेड है तो एक्स लिंक्ड, और अगर वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो वाई लिंक्ड, तो वाई लिंक्ड। यानी कि कुल मिला के तीन प्रकार का डिसऑर्डर हुआ मेंडेलियन में, ऑटोसोमल, एक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर और वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। अब इसमें भी चक्कर आएगा डोमिनेंट और रिसेसिव। हो सकता है डोमिनेंट एलील डिसऑर्डर काउज कर रहा हो लेकिन वो ऑटोसोमल एलील हो, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। हो सकता है वो ऑटोसोमल जीन हो लेकिन रिसेसिव केस में जब आएगा तभी डिसऑर्डर होगा, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऐसे ही एक्स का भी ऐसे हो सकता है। हो सकता है वो एक्स क्रोमोसोम जो है होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव फॉर्म में आए तभी होगा, तो वो हो जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। और अगर वो होमोजाइगस में नहीं भी आया तो भी वो डिजीज काउज कर दे रहा है, मतलब वो मानोगे कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है। और वाई लिंक्ड में रिसेसिव और डोमिनेंट केस मिलता ही नहीं है क्योंकि ये हेमीजाइगस होता है। याद आया? ये हेमीजाइगस कंडीशन में ही प्रेजेंट होता है, वाई हमेशा एक्स के साथ ही होगा। लेकिन एक्स एक्स डोमिनेंट और एक्स रिसेसिव कब दिखाएगा? जब एक्स एक्स वाला केस आ जाए, यानी कि लड़की में, यानी कि लड़की में। ना मेरी बात क्या बोलो? यानी कि लड़की में। तो कुल मिला के आपके पास 5 डिसऑर्डर है मेंडेलियन की। अगर मैं बात करूं तो 5 डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। इन सभी को हमें देखना है, इन सभी को देखना है और इन्हीं का पता लगाना है इस पेडिग्री में हम लोग को। क्लियर है? तो अब मैं क्या कह रहा हूं, गौर करना। मैं यहाँ क्या कह रहा था, ये जो सिंबल बनाया था मैंने कि ये नॉर्मल, नॉर्मल चाहे हर चीज के लिए नॉर्मल, चाहे ऑटोसोमल, मतलब इसको किसी प्रकार का रोग ही नहीं है, सीधा मतलब है। ऐसा सर्कल दिखा दिया मैंने उसको, उस लड़की को आज तक जीवन में कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं हुआ। मेंडेलियन वाले, मेंडेलियन वाले, क्रोमोसोमल वाला नहीं बोल रहा हूँ, मेंडेलियन वाले। ऐसे मैंने दिखा दिया, मतलब देखो ये फिर डिस्कनेक्ट हो गया। कहाँ चले जाते हो जी तुम? सर चार्जर ले रहा हूँ यहीं पे से। ये सब चीज तुम क्लास के पहले क्यों नहीं करके बैठते हो? बेवकूफ। ये नॉर्मल फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, मतलब उसको किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर आज तक लाइफ में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। ये वाला और ये वाले का क्या मतलब है? ये वाला और ये वाला, मतलब ये सर्कल कंप्लीटली भरा हुआ और ये स्क्वायर कंप्लीटली भरा हुआ। इसका मतलब ये है कि ये अफेक्टेड है। अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब क्या है? डिजीज्ड, डीजेड लिख रहा हूं मैं, उसको डिजीज है। और ये क्या है? ये भी अफेक्टेड है। अफेक्टेड है मतलब उसको डिजीज है। डिजीज है उसको, मतलब अफेक्टेड का मतलब यानी कि उसको इन्फेक्शन बने, डिजीज है उसको। ये अफेक्टेड, अफेक्टेड यहाँ पे क्या फीमेल है और ये अफेक्टेड मेल है। सवाल आता है, तुम अभी तक चार्जर नहीं लिए हो जी? ए लड़का, गधा, क्लास के टाइमिंग में चार्जर चाहिए इसको? बेवकूफ। सीरियस नाम का कोई चीज ही नहीं है। टाइम पास कहीं का। अभी क्या बोले तुमको पता चला? सर ये जो अंदर से भरा हुआ है जिसका, उसको अफेक्टेड है, वो डिजीज है उसमें। और मेल में भी जो पूरा भरा हुआ वो अफेक्टेड है, डिजीज है उसको। बंद करो, अगले दिन से तुम ये सब चीज करोगे तब तुमको मैं बताता हूँ। ये अफेक्टेड फीमेल है और ये अफेक्टेड मेल है। सवाल आता है, बच्चा बोलेगा सर अफेक्टेड मतलब डिजीज है उसको, कौन सा डिजीज? ऑटोसोमल या सेक्स लिंक? ऑटोसोमल या सेक्स लिंक? मैं बता दूं बच्चों, अगर इस तरीके से दिखाया गया और इस तरीके से दिखाया गया तो वो कुछ भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं है अभी।
वो ऑटोसोमल है, एक्स लिंक्ड है, क्या है ये अभी पता नहीं है। अभी रुक जाओ, इस वाले केस में आ जाओ, इस वाले में और इस वाले में। इस मीटिंग का 7 मिनट बचा है मेरे पास, सारा सिंबल हो नहीं पाएगा। रुको मैं सारा सिंबल नेक्स्ट मीटिंग में ले लेता हूँ, ठीक है। आप क्या करो, आप क्या करो, इसको देख लो, ये बता दिया, ये बता दिया, ये अच्छा सुनो, इसकी सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो बस थीम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। इसको देख लो, इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस। लड़का टाइम पास करा दिया। चलो ठीक है, जल्दी आते हैं नए मीटिंग में।